वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए 2022-23 में तैयारी कर रहे हैं और उसी में अब ये लास्ट टाइम में हमारी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम ऐसी 10 क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम वो क्वेश्चन या वो टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे पूरे चांसेस हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 10 क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं और आज हमारी 6th क्लास है जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं फोर्स और फ्रिक्शन, बल एवं घर्षण। ये दोनों टॉपिक अलग हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक में से पक्का किसी ना किसी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, या तो फ्रिक्शन से मिल जाएगा या फोर्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक हैं, ये हम कवर करेंगे और इसी के साथ ये जो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमारे कवर अप हो गए। एक हम क्लास में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी और देखेंगे। इससे पहले हमने एसिड बेस वाला देखा था और फिर हम कुछ बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखेंगे और इसी के साथ ही हमारी 10 क्लास वाली सीरीज़ जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और सबसे पहले समझेंगे फोर्स, बल क्या है। देखिए, बल यहाँ पर सिंपल सा एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी है, अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का जिसे हम पुश बोलते हैं, या खिंचाव, किसी वस्तु को आप खींचते हैं तो वो क्या है, वो बल है। ठीक है, कोई वस्तु है रेस्ट स्टेट में रखी है तो उस पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आप अगर उस पर धक्का लगा रहे हैं या उसको खींच रहे हैं तब जो है वो फोर्स जो है वहाँ पर कार्य करती है। और फोर्स वर्क करने के लिए अगर आपको बल चाहिए, फोर्स चाहिए, तो एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन इज नीडेड। ऐसा थोड़ी कि बॉक्स रखा है तो उस पर अपने आप फोर्स लगने लगेगी, नहीं। जब तक आप धक्का नहीं देंगे या जब तक आप उसे पुश या पुल नहीं करेंगे तब तक वो जो है फोर्स, जो बल है, वहाँ पर कार्य नहीं करेगा। तो फोर्स के लिए आपको एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन की नीड होती है। अगर क्वेश्चन बन जाए क्या फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट पर अकेले ही कार्य कर सकती है, नहीं, उसके लिए 2 ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। वस्तु एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं तो वो जो फोर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे सपोज ये बॉक्स है ना, मैंने ये फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और एक और फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों इधर की दिशा में है, तो कुल मिलाकर जो मेरा फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसकी एक वैल्यू भी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है। परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी की वैल्यू। तो फोर्स की एक वैल्यू होती है। अगर दोनों फोर्स एक ही दिशा में लग रहे हैं तो जो आपकी फाइनल फोर्स हो जाती है वो आपकी जुड़ जाती है। ये बात यहाँ पर लिखी है। अगर फोर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रही हैं तो जो नेट फोर्स निकल कर आएगी आपकी, वो क्या होगी, वो अंतर होगी उन दोनों फोर्स का जो आपकी उस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं। सपोज जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने 5 न्यूटन की फोर्स इस पर लगाई और इधर से मैंने क्या करा, 8 न्यूटन की जो फोर्स है वो लगाई है, तो मेरी जो फाइनल फोर्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 कट हो जाएगा, 3 न्यूटन की जो फोर्स है वो इस पर लग रही है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। विपरीत दिशाओं में लगने वाले जो बल होती हैं अगर बराबर होती हैं, ये तो सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फोर्स जो है एक्ट कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में, एक फोर्स यहाँ से लग रही है और एक फोर्स यहाँ से लग रही है, तो जो हमारी नेट फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाती है, डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। जो 2 ऑब्जेक्ट द्वारा उस पर फोर्स लग रही थी उनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही आपकी नेट फोर्स हो जाएगी। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से भी समझाया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर विपरीत दिशाओं से लगने वाला बल आपका बराबर होता है, जैसे सपोज टेबल पर कोई बुक रखी है तो वो क्या हो रहा है, नीचे से भी एक उसमें टेबल जो है फोर्स लगा रही है, ऊपर से बुक फोर्स लगा रही है, तो वहाँ पर जो फोर्स है ना वो इक्विवेलेंट होती है। तभी क्या होता है, टेबल पर जो है बुक रखी रहती है, वो नीचे नहीं गिरती, तो वो फोर्स क्या है, बैलेंस हो गई है। जब विपरीत दिशाओं में लगने वाला जो फोर्स है, बल है, वो अगर बराबर होता है तो उस केस में जो हमारी नेट फोर्स हो जाती है, जो फाइनल फोर्स हो जाती है, वो हमारी 0 हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सीटेट में एटलीस्ट 3 से 4 बार क्वेश्चन बना है कि नेट फोर्स, अगर कोई बुक रेस्ट अवस्था पर किसी टेबल पर रखी है तो वहाँ पर नेट फोर्स क्या होगी। आप देख रहे हैं वो बुक रखी है ना, वो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, वो एक बैलेंस की सिचुएशन में रखी है, जिसकी वजह से वहाँ पर नेट फोर्स क्या है, वो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्स क्या होता है, इसकी
जो इंटेंसिटी है वो मेज़र करी जाती है मैग्नीट्यूड से। मतलब आप कैसे पता करते हैं कितना फोर्स लग रहा है, उसकी एक वैल्यू होती है। फिजिक्स में जब किसी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था अभी 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, तो मैं फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो कैसे मेज़र कर रही हूँ, उसके मैग्नीट्यूड से, उसके परिमाण से, उसकी एक वैल्यू से। और वैल्यू मैंने बताई 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। और फोर्स की साथ में डायरेक्शन भी होती है जिस पर हम उसे लगाते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने कि अगर फोर्स सेम दिशा में लग रही है, विपरीत दिशा में लग रही है, तो यहाँ पर मैं फोर्स की एक वैल्यू की बात भी करती हूँ। उस वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं फिजिक्स में। और मैं फोर्स में एक डायरेक्शन की भी बात करती हूँ। और जहाँ पर फोर्स और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो वहाँ पर क्या हो जाती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। इसलिए जो फोर्स है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इफेक्ट द फोर्स, सीधी सी बात है, क्योंकि फोर्स जो है दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो आपका मैग्नीट्यूड पर जो उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, और उसकी दिशा। तो इन दोनों चीज़ों पर जो फोर्स है, जो बल है, वो निर्भर करता है। और ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और परिमाण की वजह से ही क्या होती है, फोर्स जो है वो आपकी एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट भी आप याद रखेंगे, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, वो इसका यूनिट होता है डाइन। इंपॉर्टेंट है, न्यूटन भी इसका मात्रक होता है और सीजीएस में इसका जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। अब ये जो फोर्स होती है ना, इसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, उसकी आकृति, जैसे सपोज़ मैं आटा मल रही हूँ तो आटे की मैं शेप जो है चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ। तो फोर्स लगाने से मैं ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती हूँ, उसकी दिशा बदल सकती हूँ। जैसे अगर मैं कोई बॉल फेंक रही हूँ और सामने वाले इंसान ने बैट से उस बॉल को मारा, तो क्या करा उसने, उसकी डायरेक्शन बदल दी, फोर्स लगाया होगा उसने बैट पे। तो फोर्स लगाने से मैं ऑब्जेक्ट की शेप, उसकी डायरेक्शन, उसकी चाल बढ़ा या घटा सकती हूँ। ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो स्पीड बढ़ सकती है, या कम फोर्स लगाऊंगी तो स्पीड घट सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम फोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। हम किसी भी वस्तु की, उसकी आकृति, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो तरह की फोर्स होती हैं, एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सीटेट में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। 2021 की भी अलग अलग शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बने थे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है जो बॉडीज़ पर तब काम करती है जब वे फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं। जब तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो काम नहीं करेगी। तो ये तभी वर्क करती है जब दो बॉडीज़ क्या होती हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मस्कुलर फोर्स। जैसे ग्लास सपोज टेबल पर रखा और उसमें पानी है, वो मुझे पीना है, तो ऐसा थोड़ी ग्लास अपने आप उड़ के आ जाएगा और मुझे पानी पी लेगा, नहीं। वहाँ पर मुझे अपना हाथ जो है वो लेकर जाना होगा, ग्लास से टच करना होगा और फिर मैं उस पानी को पी पाऊंगी। तो वहाँ पर मैंने अपने हाथ का प्रयोग करा, तो वो कैसा फोर्स लगा रही हूँ मैं, मस्कुलर फोर्स वहाँ पर लगा रही हूँ। दूसरी फोर्स जो इसी में आती है वो होती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, घर्षण तभी काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तभी आपका फ्रिक्शन जो है वो काम करेगा। तो इसलिए वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों आप याद रखेंगे, किसके अंदर आती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आती हैं, संपर्क बल के अंदर आती हैं। अब दूसरे टाइप की फोर्स होती है आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क जो आपका बल होता है। ये फोर्स तब एक्सपीरियंस करी जाती है बॉडी से इवन विदाउट बीइंग फिजिकल टच, मतलब बिना फिजिकल टच के ही दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह की फोर्स जो होती हैं वो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, जो दूर से, डिस्टेंस से भी काम करती हैं। अब कैसे समझेंगे आप, सपोज यहाँ पर ये मैग्नेट रखी है और मैग्नेट के दूर यहाँ पर कहीं ये आयरन का पीस रखा है, तो अब देखिए मैग्नेट को दूर से ही क्या करेगी, वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसमें क्या हुआ, मुझे इन दोनों को फिजिकल टच नहीं कराना पड़ा, दूर से ही एक फोर्स जो है वो काम कर रही है। तो वो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, जो दूर से ही काम करने लगती है। और जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकल टच में आते हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट होती है। अब इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे कॉन्टैक्ट में मैंने आपको दो बताए, एक मस्कुलर फोर्स बताया और एक आपको फ्रिक्शनल फोर्स बताया। नॉन कॉन्टैक्ट में 3 फ्रिक्शनल
तीन फोर्स को आप ध्यान रखेंगे। एक होता है मैग्नेटिक, जैसे चुंबक वाला उदाहरण मैंने अभी दिया। एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। जैसे बचपन में हम क्या करते थे ना कि सिर पर क्या करते थे, स्केल को रगड़ा करते थे, जिससे जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते थे ना वो स्केल से चिपकने लगते थे। तो उसमें स्केल को दूर रखने से वो कागज़ के टुकड़े उससे चिपक जाते थे। वो वाली फोर्स क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसमें पार्टिकल जो होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के वो चार्ज हो जाते हैं, निगेटिव ऊपर आ जाते हैं, पॉजिटिव ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है वो इंटरेक्ट करने लगते हैं, वो चिपकने लगते हैं। एक फोर्स जो है वहाँ पर कार्य करने लगती है। तीसरी टाइप की फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे पृथ्वी है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है दूर से ही, मून को भी, हर चीज़ को, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये तीनों फोर्स याद रखेंगे, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, ये सारी की सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है और ये जो मस्कुलर फोर्स है, ये दोनों की दोनों आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। तो इतना ही है जो आपको फोर्स के बारे में, बल के बारे में याद रखना है। अब आगे देखते हैं फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, फ्रिक्शन की, जिसे हम हिंदी में घर्षण बोलते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको पूरा घर्षण समझा देगा। मैं नॉर्मली सड़क पर चल रही थी, लेकिन मेरे बीच में अगर क्या हो गया, केले का छिलका आ गया तो मैं फिसल कर गिर गई। वहाँ पर हुआ क्या, मेरे जो पैर थे और ये जो सड़क थी, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। मेरे पैर के जो पार्टिकल्स हैं और इस सड़क के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के संपर्क में थे। ठीक है, मैं चल रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, छिलका आने से इनका जो मेरे जूतों का पार्टिकल का और ये जो सड़क के पार्टिकल हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं फिसल कर गिर गई। तो ये जो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट के जो कण होते हैं, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे में धंसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स काम करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं घर्षण, फ्रिक्शन। और ये उतना ही ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा जितना ही सरफेस कैसा होता है, ख़राब होता है, वहाँ पर घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मैं नॉर्मली चल रही थी तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा था, घर्षण ज़्यादा था। अब आप सोचेंगे घर्षण, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कैसे ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे शूज़ के पार्टिकल और जो सरफेस के पार्टिकल थे वो बहुत अच्छे से एक दूसरे में इंटरेक्ट हो पा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लग रही थी। तो फ्रिक्शन फोर्स, जो घर्षण बल था, वो वहाँ पर ज़्यादा हो गया। लेकिन जैसे ही केले का छिलका आया तो वहाँ पर वो इंटरेक्शन कम हो गया, फोर्स कम हो गई, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई और मैं फिसल कर गिर गई। आपने देखा होगा बहुत टाइम जो मेन लॉक होता है बाहर का, उसको खोलने में बहुत दिक्कत होती है अगर वो लोहे का होता है। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि वो वहाँ पर जो लोहे का आपका दरवाज़ा है और वहाँ पर जो दूसरा सरफेस है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से दरवाज़ा खोलने में दिक्कत होती है। और मुझे लगता है अब ये फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देयर इज़ अ फोर्स विच एक्ट अपोजिट टू द सरफेस कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो अपोजिट ही तो चल रही है, आप चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। तो वो हमेशा, जैसे कोई बॉल है, मैं फेंकती हूँ कुछ समय के लिए अगर ज़मीन पर, तो थोड़े समय बाद वो चलकर रुक जाती है। क्यों, क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल थे उसने क्या करा, जैसे वो बॉल के संपर्क में आए, एक फोर्स लगने लगी, फ्रिक्शन, वो क्या कर रही है, बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टिकल उसको अपने अंदर धंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो घर्षण बल की वजह से क्या होता है, कुछ समय बाद जो है वो वस्तु रुक जाती है। तो मैंने जैसे वस्तु को फेंका था जिस डायरेक्शन में, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो जो वस्तु थी, वो जो बॉल थी वो रुक गई। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस के काम करता है, जिसे हम घर्षण बल बोलते हैं। और ये हमेशा अपोज करने की कोशिश करता है, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। जैसे एक बॉक्स रखा है और सपोज मैं इसको धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा, तो ये हिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको फोर्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपका वर्क करता है और चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है, ये जो आपका घर्षण बल होता है। तो ये हिंदी में लिखा है, परस्पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो रोकता या गिरा देता है, और उसे ही हम फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण जो है वो कहते हैं। ये हमेशा कब वर्क करता है, जब दो पृष्ठों की अनियमितताएं, टू सरफेस इरेगुलरिटी, जब एक दूसरे के संपर्क में आती है। टू सरफेस इरेगुलरिटी का मतलब क्या है, जैसे एक सरफेस ऐसा है दूसरा ऐसे है, तो वो इरेगुलर हैं, जिसकी वजह से वो धंस रहे हैं। और जितने सरफेस दोनों चिकने होंगे
वहाँ पर क्या होगा, वो पार्टिकल एक दूसरे के धंस नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर घर्षण जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो तभी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है जब दो सरफेस कैसे होते हैं, वो इर्रेगुलर होते हैं, उनमें अनियमितताएं होती हैं। जैसे खुदरी सड़क पर आपके लिए चलना बहुत मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि बाइक वगैरह चलाना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण, जो फ्रिक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। किसकी वजह से? जो सरफेस हैं वो इरेगुलर हैं। तो समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सिंपल सी बात है, जब दो इरेगुलर सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन वहाँ पर जो है कार्य करने लगता है। ये स्ट्रॉन्ग होती है कहाँ पर? रफ सरफेस में। जितना रफ सरफेस होगा उतने ही पार्टिकल दोनों सरफेस के एक दूसरे में धसेंगे, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो ये रफ सरफेस में ज़्यादा होती है फ्रिक्शन फोर्स, और ये स्मूथ सरफेस में, जैसे टाइल्स वगैरह पर अगर आप पाउडर वगैरह डाल देंगे तो बड़ी जल्दी फिसल के गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा? फ्रिक्शन, जो घर्षण था उसको कम कर दिया। तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, और रफ सरफेस पर जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारी लाइफ में फ्रिक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ना ही हम चल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी बॉल को फेंकेंगे तो वो कभी रुकेगी नहीं। कार कोई चल रही है, वो कभी रुकेगी नहीं अगर घर्षण नहीं होगा, क्योंकि वही तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और उस किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। तो समझ में आया? इवन हम अपने ग्लास जो पकड़ते हैं उसको भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम हाथ से ग्लास पकड़ते हैं तो जो हमारे हाथ के कण हैं वो ग्लास के कण में धंस जाते हैं, जिससे वो घर्षण काम करता है और वो हम ग्लास को होल्ड कर पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप ग्लास पर तेल वगैरह लगा देंगे तो वो आपके हाथ से स्लिपरी होकर नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन को आपने बहुत कम कर दिया, घर्षण को बहुत कम कर दिया। तो फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आपने जूते देखे होंगे अपने, उनमें खांचे बने होते हैं नीचे, वो खांचे इसलिए ही होती हैं ताकि घर्षण बढ़ जाए और आप फिसल कर ना गिरें। जैसे चप्पल पुरानी हो जाती है तो वो चिकनी हो जाती है, आप फिसल कर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने फ्रिक्शन को कम कर दिया। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट में इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन को लेकर, वो ये है कि 3 तरह के फ्रिक्शन की बात होती है। एक स्टैटिक होता है, एक स्लाइडिंग होता है और एक रोलिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी है, तो मतलब वो हिल क्यों नहीं रही? क्योंकि नीचे से जो कण हैं वो उसको बहुत अच्छे से रोक कर रखे हुए हैं। तो वही किसी वो वस्तु जो विराम अवस्था में रखी है और मैं उस पर बल लगा रही हूँ, लेकिन वो फिर भी विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश कर रही है, स्थिर रहने की कोशिश कर रही है, तो उस समय जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम गति में प्रारंभ करने की स्थिति में जो घर्षण पर पार पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, वही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रिक्शन जो होता है यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। किसी वस्तु को उसकी चाल में गतिशील रखने के लिए जो आवश्यक बल चाहिए होगा वो हमारा सर्पी घर्षण स्लाइडिंग होता है। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। देखिए इस तरह से ये हमने क्या करा, स्लाइड, जैसे आपने स्लाइडिंग देखो ना, स्लाइड पे लड़का दिया, इस तरह से वो वाला फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक वस्तु को गति दी, स्लाइड की वजह से क्या होगा, वो उसकी गतिशील जो है वो बनी रहेगी, तो वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे हम लोटनी घर्षण कहते हैं। जैसे आपने अटैचीज़ वगैरह में गोल गोल पहिए लगे हुए देखे होंगे, तो वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ऑन अदर, जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है, जैसे कार के जो व्हील हैं ग्राउंड में रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो काम करता है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ था, वस्तु पूरी रखी थी, तो वो पूरी रखी है और हिल नहीं रही है, तो वहाँ पर घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। स्लाइडिंग में जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से क्या हो गया, फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, और रोलिंग में जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम हो जाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद क्या जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पर घर्षण हमने थोड़ा सा कम कर लिया, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो इंक्लाइन प्लेन हो गया, वो फिसलने वाला हो गया, रड़कने वाला हो गया, तो वहाँ पर हमने घर्षण को कम कर दिया। इसी बात को यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो तो बहुत ही कम होता है, स्लाइडिंग से भी वो लेसर है। तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, रोलिंग फ्रिक्शन में। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में, और बीच में आपका आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बस इतना ही इनके बारे में इस तरह से याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अगर क्वेश्चन बन जाए कभी स्टेटमेंट में लेकर, क्या फ्रिक्शन को आप कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, नहीं, फ्रिक्शन को आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक उसको जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं।
जैसे जो बॉल आपने फेंकी वो ज़रूर कभी ना कभी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलती ही रहेगी। तो फ्रिक्शन को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, बस आप उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे लुब्रिकेंट तेल वगैरह लगा देते हैं तो जो दरवाजे अच्छे नहीं चल रहे होते वो चलने लगते हैं, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब उसको हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है कि घर्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसको कम किया जा सकता है। और कम कैसे करते हैं, जूतों की तली पर आपने देखा होगा जो तलियां होती हैं, जूते का नीचे का तली होती है उस पर खांचे बने होते हैं। आपने जो टायर वगैरह देखे होंगे वहाँ पर भी उस टायरों पर क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं। इस तरह से होते हैं टायर, है ना, बिल्कुल सपाट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, खांचे बनाने से जो घर्षण है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि जो सरफेस पर जो चीज़ें हैं वो स्मूथली सही से चल पाएँ, ऐसा ना हो जाए कि बहुत स्मूथ हो जाएं। जैसे मैंने बताया कि चप्पल पुरानी हो जाती है तो उस पर फिसलने का डर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कम कर दिया। तो फ्रिक्शन बना रहे इसलिए जूतों पर और जो टायर होते हैं उनको खांचे बनाए जाते हैं, ताकि जो घर्षण है वो वहाँ पर बना रहे अच्छे अमाउंट में। अब जैसे घर्षण को कभी कभी हमें कम भी करना होता है। जैसे मैंने भी बताया जो दरवाज़ा अच्छे से नहीं खुल रहा उस पर हम तेल वगैरह लगा देते हैं, जिससे वो दरवाज़ा फिर अच्छे से खुलने लगता है। तो ग्रीस ऑयल ये कुछ तरह के क्या कहलाते हैं, लुब्रिकेंट कहलाते हैं। तो इनको हम मशीनों में लगाते हैं ताकि मशीन में क्या कर सकें हम, जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है वो कम कर सकें। अगर क्वेश्चन बनेगा कि फ्रिक्शन को हम मशीन वगैरह में कैसे कम कर सकते हैं, लुब्रिकेंट लगाकर, तो आपने देखा होगा मशीनों में तेल डाले जाते हैं, लुब्रिकेंट डाले जाते हैं, ताकि मशीन जो है वो स्मूथली वर्क करती रहे, क्योंकि वहाँ पर हमें फ्रिक्शन जो घर्षण है उसको कम करना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो जनरेट हीट लाइक व्हेन वी रब आवर हैंड। जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो आपने देखा होगा दोनों हाथ एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो घर्षण भी काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एनर्जी जो है, हीट जो है वो भी वहाँ पर बनने लगती है। और ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय फ्रिक्शन एक्सेसिव एनर्जी इज लॉस्ट इन द मशीन। इसलिए ही हम क्या करते हैं, वहाँ पर घर्षण को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हीट एनर्जी वहाँ पर घर्षण की वजह से उत्पन्न हो रही है वो कम से कम हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे कैरम बोर्ड में भी आपने देखा होगा कभी कभी ना वो अच्छे से वर्क नहीं करता, तो उस पर हम पाउडर वगैरह जो है वो डाल लिया करते थे, ताकि जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है वो वहाँ पर कम हो सके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका फोर्स का और घर्षण का। चलिए अब हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पूछे गए, और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूरी उम्मीद है आपको सेट में देखने को मिले। पहले हम सारे फ्रिक्शन के क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम सारे फोर्स वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे कवर अप करेंगे। 22 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन बना, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। और अब आप इसको आसानी से कर देंगे। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन जो लोटनी घर्षण था उसके बारे में मैंने बताया था कि वो सबसे कम होता है, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर गलत। और ये यही पूछ रहा था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इट मीन्स पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है, कम होता है, बिल्कुल स्टैटिक से बिल्कुल। सर्पी घर्षण जो है वो स्टैटिक में तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उससे तो सर्पी में कम ही होता है, तो ये पॉइंट सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल ग्रेटर है रोलिंग से, वो तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बड़ा होता है, किससे, रोलिंग से, क्योंकि हमको पता है जो रोलिंग होता है, लोटनिक होता है, उसमें जो घर्षण होता है वो सबसे कम होता है। तो बाकी के 3 पॉइंट्स यहाँ पर सही हैं, पहला पॉइंट ही यहाँ पर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 23 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में बना। 4 बॉल जो है वो फेंकी गई हैं सेम फोर्स से ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस। तो हमें बताना है किस सरफेस पर बॉल जो है वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी तय करेगी, ये हमको बताना है। इट मीन्स देखिए जो 4 सरफेस है ना, उनकी रफनेस जो है ना वो अलग अलग होगी। जहाँ पर रफनेस सबसे कम होगी, स्मूथ जहाँ होगा सरफेस, वहाँ पर बॉल जो है दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। अब हमको यही देखना है कि किस सरफेस पर फ्रिक्शन कम होगा। जहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होगा बॉल सबसे ज़्यादा दूरी जो है उसी सरफेस पर कवर करेगी। सी बीच तो बिल्कुल नहीं होगा, बीच में रेत होता है और वहाँ पर तो चलने में भी दिक्कत होती है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वुडन टाइल्स हो गई एक जगह लिखा है सीमेंटेड रोड और एक जगह लिखा है स्केटिंग रिंग। देखिए जो स्केटिंग वाले रिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्मूथनेस होगी वो स्केटिंग रिंग में होगी। वहाँ पर बॉल को अगर आप फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर अप करेगी एज़ कम्पेयर टू सीमेंटेड या वुडन टाइल्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो घर्षण है वो सबसे कम होगा, जिससे बॉल सबसे ज़्यादा दूरी कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में बना,
यहाँ पर हमें अभिकथन असर्शन दिया क्या कि एक लड़का जो है ऑब्जर्व करता है दैट जो स्ट्राइक है कैरम बोर्ड का वो इजीली मूव करने लगता है जब उसकी सिस्टर जो उसकी बहन है वो टेल्कम पाउडर को कैरम बोर्ड पे क्या कर देती है, डाल देती है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि लड़की ने कैरम बोर्ड पर वो टेल्कम पाउडर क्यों डाला है? क्योंकि वहाँ पर उसने फ्रिक्शन को क्या करा, घर्षण को क्या करा, कम करा। अब यहाँ पर उसके पीछे का रीज़न दिया है कि उसने ऐसा लड़की ने क्यों करा, क्यों उसने टेल्कम पाउडर डाला। टेल्कम पाउडर इंक्रीज द फ्रिक्शन। देखिए ये चीज़ गलत लिखी है, फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं करता, वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। तो टेल्कम पाउडर डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन कैरम बोर्ड एंड स्ट्राइकर। तो ये रीज़न जो दिया है ये यहाँ पर गलत है, असर्शन हमारी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए तो सही है बट जो आर है वो यहाँ पर गलत है, वो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो 27 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में बना, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत कथन है, उसका हमें चुनाव यहाँ पर करना है। एक जो जिम्नास्ट होता है वो अप्लाई करता है कोर्स सब्सटेंस इन हर हैंड बिफोर गेम डेलिबरेटली टू रिड्यूस द इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज इफिशियंसी। देखिए खेल आरंभ होने से पहले आपने देखा होगा जो व्यायामी होता है वो जानबूझकर अपने हाथों पर क्या करता है, खुरदुरा पदार्थ लगाता है। वो खुरदुरा पदार्थ इसलिए लगाता है ताकि वहाँ पर घर्षण जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए, हाथ जो है वो स्लिपरी ना रहें। और यहाँ पर बोलता है कि वो इसलिए उनको लगाता है ताकि जो उसका गुथना है, जाके वो इंटरलॉकिंग जो उसकी हो रही है वो उसको कम कर सके। नहीं, वो इंटरलॉकिंग बढ़ाने के लिए वहाँ पर खुरदरे पदार्थ को लगाता है ताकि जो इंटरलॉकिंग है उसके हाथ की और उस जो सब्सटेंस है वो अच्छे से एक दूसरे में इंटरेक्ट हो पाए, घर्षण वहाँ पर बढ़ पाए, ना कि गुंथन जो है वो कम करने के लिए या कुशलता बढ़ाने के लिए। इसी वजह से पहला तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो ए हमारा यहाँ पर सही नहीं है। जिम्नास्ट जो है वो सब्सटेंस इसलिए लगा रहा है ताकि जो इंटरलॉकिंग है वो बढ़ जाए। फिर दूसरा क्या कहता है, जो फाइन पाउडर है वो स्प्रिंकल करा जाता है डेलिबरेटली ऑन द कैरम बोर्ड बिफोर द गेम टू रिड्यूस द इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। बिल्कुल, हम जो पाउडर है अभी समझाया था वो इसलिए ही लगाते हैं ताकि जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो सके, घर्षण जो है वहाँ पर वो कम हो सके और इफिशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क है, कुशलता जो है वहाँ पर हम प्राप्त कर सकें। तो ये बी जो है वो तो यहाँ पर सही है, ए गलत हो गया। ठीक है, अब सी को चेक कर लेते हैं। इन ट्रैक इवेंट सोल ऑफ द एथलीट शूज इज ग्रूव्ड टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है। जो दौड़ने वाले प्रतियोगिता वाले धावक होते हैं उनके जो जूते के तले होते हैं वो खांचेदार इसलिए होते हैं, वो ग्रूव्ड इसलिए होते हैं ताकि जो इंटरलॉकिंग है उसको बढ़ाया जा सके, वहाँ पर घर्षण बढ़ाया जा सके ताकि वो फिसले ना, जब वो दौड़ रहे हों तो वो फिसले ना। तो घर्षण वहाँ पर बढ़ाना है, इंटरलॉकिंग वहाँ पर बढ़ानी है ना कि रिड्यूस करनी है। इस वजह से सी पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यही पूछा था कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, कौन कौन से कथन जो हैं वो यहाँ पर गलत हैं। तो ए और सी जो है वो यहाँ पर गलत हैं। तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन वही लिखा है जो आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 28 दिसंबर 2021 में बना। कौन सी एक्टिविटी पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, निम्न में से उस परिणाम को हमको बताना है जहाँ पर घर्षण को कम किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। देखिए ग्रूव्स बनाना, जूतों की तली में खांचे इसलिए बनाए जाते हैं घर्षण ताकि बढ़ जाए, तो ये तो नहीं होगा। और हमको क्या करना है, घर्षण कम करना है। ट्रकों के टायर भी खांचेदार इसलिए होते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ा सकें। ब्रेक जो हैं वो इसलिए ही होते हैं, ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पर घर्षण को बढ़ा सकें, फ्रिक्शन को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर अप्लाइंग ग्रेफाइट बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, मशीन के गतिमान पुर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत लगाना वो इसलिए होता है ताकि जो वो स्मूथली वर्क कर सकें। वहाँ पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, घर्षण को कम करने की कोशिश करते हैं। तो घर्षण कम किस एक्टिविटी में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला जो क्रियाकलाप है उसमें आपका जो घर्षण है, फ्रिक्शन है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 5th जैन में बना था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रिपीट ही कर दिया गया, पहले पूछ रहा था गलत स्टेटमेंट, इस बार पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो हमको बताना है। स्टैटिक फ्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है तो वो स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता है वो सबसे कम होता है तो वो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैंने बताया था, तो वो स्मॉलर नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है रोलिंग से, बिल्कुल, क्योंकि सबसे कम तो रोलिंग में होता है, स्लाइडिंग बीच में आता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से तो ज़्यादा होता है लेकिन स्टैटिक से कम होता है, क्योंकि हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पर होता है। इसी वजह से हमारा यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बने हैं कि जो सोल ऑफ द शूज़ होते हैं वो ट्रेडेड क्यों होते हैं, जूतों के जो सोल होते हैं वो असमतल क्यों होते हैं, ताकि हम वहाँ पर घर्षण को बढ़ा सकें, जड़त्व को बढ़ा
बढ़ा सकें ताकि हम फ्रिक्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th देखते हैं। समीर रोल हिज मार्बल ऑन हिज 3 डिफरेंट सरफेस। देखिए जो मार्बल है, जो गोली है कंचे की, वो समीर क्या कर रहा है, 3 फर्शों पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। 3 फर्श कौन कौन से? एक सेलोफोन की शीट है। सेलोफेन की शीट वो होती है जो बहुत ही आपने देखा होगा पन्नी वाली जो शीट आती है, वो वाली शीट की बात कर रहा है। एक कारपेट है और एक न्यूज़पेपर है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो हमको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे मार्बल पर वर्क करेगा, घर्षण बढ़ते क्रम में, कि सबसे कम किस में, उससे ज़्यादा किस में और सबसे ज़्यादा किस में। तो ये जो सेलोफेन की शीट होती है ना, ये आपकी बहुत ही बारीक शीट होती है। जैसे आपने वो बुक्स वगैरह पर कवरिंग करते हैं उस तरह वाली सेलोफेन की शीट होती है, तो बहुत चिकनी होती है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होगा। उसके बाद न्यूज़पेपर आ जाएगा, उस पर फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन कारपेट पर, जो कारपेट होता है उस पर तो कुछ फेंकेंगे तो वो तो बहुत खुदरा होता है। तो कारपेट पर फ्रिक्शन जो होगा, घर्षण जो होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम सेलोफेन की सीट पे था, फिर न्यूज़पेपर और सबसे ज़्यादा कारपेट पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह से ये वो क्वेश्चंस देखे जो फ्रिक्शन से बने हैं, और कुछ और क्वेश्चन भी बने थे वो रिपीटेड थे, मतलब इन्हीं से मैच करते हुए थे, तो मैंने उनको ऐड नहीं किया। तो फ्रिक्शन से आपको टॉपिक भी समझ में आया, सारे क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं फोर्स वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस बने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग शिफ्टों में देखने को मिले। 23 दिसंबर 2021 में फोर्स से क्वेश्चन बना, विच ऑफ दीज फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आपको मैंने समझाया था, पृथ्वी जो है सेंटर से हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है बिना एक दूसरे के संपर्क में आए। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन, बिल्कुल जो प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं वहाँ पर भी घर्षण ही है, फ्रिक्शन ही है, और सॉरी वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहला तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वहाँ पर कार्य कर रहा है। ऑकरेंस ऑफ द टाइड, बिल्कुल ये जो ज्वार भाटा आते हैं ना, ये जब मून और ये जो पृथ्वी ये सब एक ही दिशा में आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट बनता है कि वहाँ पर जो टाइट ज्वार भाटा हैं वो अकर करती हैं। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलती है। तो बी पॉइंट में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का भार, बिल्कुल वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरा वेट यहाँ पर XYZ कुछ भी है, मून पर मेरा वेट यहाँ से 1/6 कम होगा। जैसे मेरा वेट यहाँ 60 kg है सपोज, तो मून पर मेरा 1/6 होगा, इसका मतलब 10 kg वेट होगा, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो वहाँ पर मेरा वेट जो है वो भी कम होता है। वो मेरा कितना होता है, अर्थ का 1/6 होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर मेरा वेट यहाँ 60 kg है तो वहाँ 1/6 मतलब 10 kg वेट होगा। वेट पर डिफरेंस आता है लेकिन मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर। बॉडी का स्ट्रक्चर मेरा मून हो या अर्थ हो, हर जगह सेम रहेगा। तो याद रखिए मास पर कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन वेट पर फ़र्क आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित हो जाएगा। बाकी अकरेंस ऑफ द एक्लिप्स, ये जो ग्रहण लगते हैं उससे कोई संबंध नहीं है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये वही पूछ रहा था, कौन सी परिघटना आप गुरुत्वाकर्षण बल के बेसिस पर नहीं समझा सकते। तो ऑकरेंस ऑफ एक्लिप्स जो है ये हम नहीं समझा सकते, क्योंकि ग्रहण तो सिंपल है, या चंद्रमा बीच में आ जाता है या पृथ्वी जो है वो बीच में आ जाती है, तो वो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 31 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में बना। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, तो मैंने आपको अब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पर पूछा गया था बलों पर विचार करना है और हमको असंपर्क बल, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो यहाँ पर बतानी है। तो मैग्नेटिक, गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत बल, मतलब आपका क्या हो जाएगा, बी डी और ई। बी डी और ई हमको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलनी है। तो ये सारी की सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थ्योरी में अच्छे से आपको समझा दिया था। देखिए फिर से क्वेश्चन बना जो 1 जनवरी 2022 में बना था कि कौन से सेट यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हैं, संपर्क बल के उदाहरण हैं। तो संपर्क बल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ग्रेविटेशनल आ गया, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 होगा ड्रैग। ड्रैग मतलब खिसकाना, कोई चीज़ खिसकेगी जब दोनों वो एक दूसरे के संपर्क में होंगी। तो कर्षण,
ड्रैग को क्या बोलते हैं, कर्षण, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। 12 जनवरी 2022 को क्वेश्चन बना क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू ऑफ अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल, मेज पर रखी स्थिर अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में आप क्या सही यहाँ पर बता सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात नहीं हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पर देखिए इस पर काम कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल, लेकिन टेबल क्या कर रही है, उसको उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रही है। यहाँ पर कोई फोर्स काम नहीं कर रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। टेबल जो है वो भी एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स भी यहाँ पर लग रही है, फोर्स लग रही है, लेकिन अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज जो है वो उस पर काम कर रही हैं, इसी वजह से वो स्थिर अवस्था में टेबल पर बुक रखी हुई है। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म जो है वो कार्य कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 17 जनवरी 2022 में बना और ये इससे पहले भी प्रीवियस ईयरों में 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 200 kg है, वो स्लाइड कर रहा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। अब यहाँ क्या लिखा, फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। और जब कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है इट मीन्स जो चलती हुई वस्तु है वो कभी भी रुक नहीं पाएगी। और उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट नियत वेग है, कितना, 5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है सेम वेलोसिटी से चलता रहे। तो सेम वेलोसिटी से चलने के लिए मुझे किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सरफेस कैसा था, वो फ्रिक्शनलेस था, घर्षण रहित था। और जब सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो वो वस्तु कभी भी रुकेगी नहीं। जिस स्पीड में चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से हमेशा उसी स्पीड से चलती रहेगी, तो वहाँ पर मुझे कितने भी न्यूटन की फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, 0 न्यूटन। जैसे पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है, वो इसीलिए घूम रही है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, तो सेम वेलोसिटी से पृथ्वी जो है वो चक्कर काट रही है। तो ये फ्रिक्शन यहाँ नहीं है, स्पेस के में काम कर सकता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर मैं अर्थ के अंदर बात करूँ तो हर जगह फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई वस्तु रुकेगी नहीं, इसी वजह से मुझे कोई फोर्स यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे वो क्वेश्चन हमने देखे जो आपके फ्रिक्शन और फोर्स से बने, और मुझे लगता है टॉपिक आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुए। केमिस्ट्री का एक टॉपिक देख लिया, एक आध टॉपिक और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट देखेंगे, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, और इसी के साथ ही हमारी 10 क्लास की जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वो कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।